आइए दोस्तों, तो बात करते हैं कुछ एक स्पेशल एंट्रीज की। इस स्पेशल एंट्रीज के अंदर आपको 7 एंट्रियां बताई गई हैं और एक आप टॉप पे देख रहे होंगे जो कि एक्सक्लूसिवली अलग रखा गया है। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्पेशल एंट्री जिसको हम नाम देते हैं बेड डेट्स का। ठीक है, तो ये कुछ एक्सक्लूसिव नेचर के एंट्रीज हैं। मतलब क्या हुआ कि बेसिक ट्रांजैक्शंस और उसकी बेसिक एंट्रीज आप देखेंगे कि बहुत इजीली लोगों को समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, ये भी बहुत आसान है मेरे हिसाब से, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है। बट स्टिल इसको अलग रखने का पर्पस ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको लगता है कि ये स्पेशल एंट्रीज में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑल्दो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें से कुछ एक चीजें मैं आपको पीछे करा चुका हूं ऑलरेडी, जब मैंने एक एरिया एक कवर करने की कोशिश की थी। ऑल्दो यहां पे आएगा, हम उसको दोबारा से रिपीट कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो कुछ नई चीजें हैं उसको भी हम यहां पे 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले जो अपने को ध्यान देना है वो किसके ऊपर देना है? बेड डेट्स के ऊपर। लोग बड़ा कंफ्यूज होंगे, आप देखेंगे आगे तक ये बेड डेट आपका बहुत साथ देगा। मतलब कि आप किसी भी चैप्टर में घुसेंगे तो आपको ये बेड डेट वहां पे झलक दिखाई देगी बेड डेट की। कोई भी चैप्टर, चाहे फाइनल अकाउंट में तक चले जाएंगे आप, जो बिल्कुल लास्ट आपका बुक खत्म होने वाली होगी, तब भी आप देखेंगे वहां पे भी बेड डेट लोगों को बड़ी तकलीफ देगा। तो इसलिए यहीं से शुरुआत हुई इसकी, यहीं से आप कॉन्सेप्ट फाउंडेशन इतना तगड़ा बना ले कि आगे आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए इस बेड डेट्स के ऊपर। ठीक है सर, बेड डेट सर होता क्या है? तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था इससे पहले कि ये है आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सर, इसी तरीके से हम बनाते हैं अपने बिजनेस को। और ये एक व्यक्ति है जिससे आप डील करते हो। डील का मतलब क्या हुआ कि इसको आप माल सेल करते हो। ये आपका सपोज रिटेलर है, मान लेते हैं ये आपका क्या है? रिटेलर है। आप एक होलसेलर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो और आप इसको बेचते हो। ये रिटेलर है, इसको आगे बेचा करता है। ठीक है, तो आप जब इसको कुछ सेल करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है डेटर। ठीक है, और क्योंकि आपका ये रिटेलर एक रेगुलर कस्टमर है, ये आपसे मोटे तौर पे माल खरीदता है और आगे बेचता है। जब ये पैसे कमाता है तो आपको भी आपके पैसे लौटा देता है उस क्रेडिट पीरियड के अंदर जो भी आप लोगों ने आपस में डिसाइड किया है। लेट्स से आप लोगों ने डिसाइड किया है आपस में क्रेडिट टर्म कितने का? 2 महीने का। ठीक है, अब आप इसको सेल किया करते थे 2 महीने के अंदर, ये आपके टाइम पीरियड के अंदर जो भी सेल होती थी उसके पैसे आपको ये लौटा दिया करता था। अब एक समय ऐसा आया जब इसके पास ये उधारी बहुत बढ़ गई और आप ही से नहीं बहुत सारे लोगों से बढ़ गई। अब लेट से इसके ऊपर उधारी जो है वो हो गई 10 लाख रुपए की। और इसने क्या सोचा कि यार ये 10 लाख रुपए देना बड़ा मुश्किल है और बिजनेस जो है वो आगे चल दौरानी है, पैसा तो हमें लग रहा है कि अब मैं बिजनेस आगे कर भी नहीं पाऊंगा। इन लोगों को 10 लाख रुपए चुकाने से अच्छा है कि इस पैसे को लेके हम भाग जाते। तो इस भाई साहब ने क्या किया? इस भाई साहब ने वो शहर छोड़ दिया। अगर बड़े भाई साहब थे तो उन्होंने वो जो कह सकते हो आपकी, वो आपका जो देश था वही छोड़ दिया। जैसे कि आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, जो कई सारे लोग हमारे हैं जो कि बैंकिंग वगैरह से लोन लेके पैसा लेके देश छोड़ के भाग गए। ठीक है सर, तो मुद्दा क्या हुआ कि अल्टीमेटली कि जिस व्यक्ति ने सेल किया था, जो कि आप हैं, आपको ये पैसा अब नहीं मिलेगा। आपका जो डेटर था वो आपका पैसा लेके भाग गया। ठीक है, दिस इज सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 क्या है कि आपका ये जो व्यक्ति है, जो डेटर है, इसको एक नाम दे देते हैं। लेट्स से इसका नाम है क्या? इसका नाम है रोहन। ठीक है, ये रोहन आपका पैसा लेके भाग गया, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 कि आपका पैसे लेके भागा नहीं है, लेकिन ये आपको पैसा चुकाने के लायक नहीं बचा। मतलब सर ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा ऐसे हो जाएगा कि इसका जो 10 लाख रुपए का ये उधार है, इस व्यक्ति की पूरी संपत्ति को बेचोगे। ऐसे 10 लाख रुपए का तो आपका उधार है, इस तरीके से इसके पास बहुत सारे लोन लिए रखे, इसने बहुत सारे उधारी हैं और लोगों के भी, और इसकी संपत्ति को बेच के अंदाजा लगाया जा रहा है कि भैया 10 लाख रुपए तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले ही निपट जाएगा। मतलब कि इसके ऊपर जो टोटल उधारी है लेट से 1 करोड़ रुपए की और इसकी संपत्ति जो है सिर्फ 5 लाख रुपए की है, तो ये अपने पहले क्रेडिटर को 5 लाख रुपए दे देगा और बाकी 95 लाख रुपए के ये हजम कर जाएगा, एक तरीके से डूब जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपको दिख रहा है कि आपका भी 10 लाख रुपए डूब रहा है। एक तरीका ये होता है। इस केस में बेसिकली क्या होता है कि ये जो है ये कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट के पास जाने के बाद क्या बोलता है कि साहब मेरे ऊपर जो उधार है वो इतना ज्यादा है कि वो मेरी संपत्ति से भी पूरा नहीं किया जा सकता, तो आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि मुझे दिवालिया घोषित कर दो। तो कोर्ट क्या करती है? असेसमेंट करती है कि चलो देखते हैं इसकी पूरी संपत्ति कितनी है, इसके बिजनेस की या इस व्यक्ति की, और उस संपत्ति की असेसमेंट करने के बाद वो उसकी लायबिलिटी को असेस करती है और फिर वो देखती है कि हाँ भैया तुम कुछ भी लायबिलिटी पे करने के योग्य नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं 100% इंसॉल्वेंट। तो पहला क्या था कि जब वो आपके पैसे लेके भाग गया। दूसरा क्या है कि जब वो इंसॉल्वेंट हो गया।
इंसॉल्वेंट का प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इंसॉल्वेंट जो है वो दो कैटेगरी में होता है। पहला कि जहां वो 100% इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कि वो अपनी उधारी का कुछ भी पैसा चुकाने योग्य नहीं है, वो कोई भी पैसा नहीं चुकाएगा। दूसरा क्या होता है कि जब वो कुछ परसेंटेज में इंसॉल्वेंट होता है। परसेंटेज में इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या है कि सपोज जब ये कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने देखा कि भैया 10 लाख रुपए के इसके पास क्या है, एसेट्स हैं। ठीक है सर, अब 10 लाख के एसेट्स में जो इसके पास प्रॉपर्टी है, मतलब जो इसके पास लाइबिलिटी है, वो है 1 करोड़ रुपए के। तो मोटा मोटा कोर्ट ने देखा कि भैया 1 करोड़ में 10 लाख रुपए, मतलब तेरे पास जो चुकाने की क्षमता है वो कितनी है, 10% है। मतलब कि अपने उधारी का 10% तो चुका सकता है, बाकी नहीं चुका सकता, क्योंकि तेरे पास जो एसेट्स हैं वो 10 लाख के हैं और जो लाइबिलिटीज हैं वो 1 करोड़ की है। तो इसने एक ऑर्डर निकाल दिया कि भैया जितने लाइबिलिटी होल्डर हैं वो सब इससे 10% पैसा ले लें और 90% भूल जाए, 90% अपना वो गवा दें एक तरीके से, क्योंकि ये बंदा देने योग्य नहीं है। मतलब कि अगर इसकी एसेट्स में कुछ भी पूंजी निकल रही है तो क्या किसी एक व्यक्ति को दे देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पता लगे जो 1 करोड़ में से किसी ने 10 लाख जो आपने दे रखे हैं, आपने बोलते हो कि भैया 10 लाख मेरे को दे दे, बाकी 90 लाख को दे मत दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे एक जस्टिस की बात है कि भैया अगर मिलेगा तो सबको बराबर प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा, या तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर ये कुछ भी देने योग्य नहीं है तो कह दिया जाएगा कि 100% इंसॉल्वेंट है, सारे पैसे सबके डूब गए। दूसरा कि अगर इसके पास प्रॉपर्टी, एग्जांपल मैंने 10 लाख कहा है, यहां पे हो सकता है इसके पास 50 लाख हो, तो ऐसा कहा जाएगा कोर्ट के ऑर्डर में कि भैया 50% रीपे किया जाएगा, 50% डूबा माना जाएगा। 60% हो सकता है, 70% हो सकता है, एनी परसेंटेज। तो अगर कोई और परसेंटेज है, एनी परसेंट अदर देन 100, मतलब कुछ भी 80% मिल रहा है, 20% डूब रहा है, 50% मिल रहा है, 50% डूब रहा है, 30% मिल रहा है, 70% डूब रहा है, कुछ भी सिनेरियो हो सकते हैं, बट कोई भी अगर परसेंटेज है तो उस केस में आप बोलोगे चलो कुछ पैसा रिसीव हो गया, कुछ पैसा डूब गया। ठीक है सर। अब ये सिनेरियो नंबर 1 जहां पे वो भाग गया, यहां पे आपका पूरा पैसा डूबा है, और ये सिनेरियो जहां पे वो इंसॉल्वेंट हो गया और कुछ भी देने योग्य नहीं है, यहां पे आपका पूरा पैसा डूबा है। जब आपके लेनदारी में से सारा पैसा डूब जाए उसको हम बोलते हैं बैड डेट। जब आपकी लेनदारी में से कुछ पैसा डूब जाए, कुछ रिसीव हो जाए, तो जितना डूब गया उसको हम बोलते हैं बैड डेट। सिंपल सी बात, जितना पैसा डूब गया उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। एंट्री क्या होगी सर? तो बैड डेट अगर आपका पूरा हो गया तो आप उसकी एंट्री करोगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। सर बैड डेट को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैड डेट आपके एक प्रकार का लॉस है और ये नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज होगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने इसको कर दिया डेबिट। ठीक है सर। 2 क्या करेंगे? 2 जो भी पार्टी का नाम होगा, मतलब कस्टमर का, आपका कस्टमर ही था, आप डेटर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कस्टमर पर्सनल अकाउंट। मतलब कि अगर राम का पैसा डूबा है तो आप बोलोगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मतलब कि ये राम जो है ये आपने डेटर के रूप में रखा हुआ था 10 लाख रुपए का अपने बुक्स में। आपने कहा भैया इसका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। अब ये 10 लाख रुपए आने तो है नहीं, तो आपको अपने बुक्स से उस डेबिट बैलेंस को हटाना है, तो आप उसको करोगे क्रेडिट। आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये वो गिवर था जो कि अब आपका गिवर नहीं रहा, मतलब इससे आपको पैसे रिसीव करने थे, बट आपको उस बैलेंस को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इसका एक डेबिट का बैलेंस था क्योंकि ये डेटर था। अब आपको इसको बैलेंस को कैंसिल करना है तो आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये कैंसिल का रीजन क्या है कि आपका ये पैसा डूब गया है, आपका डेटर्स गंदा छीछी गंदा व्यक्ति निकल गया, इसलिए आपने इसको बैड डेट कर दिया। ठीक है सर। कितने से? 10 लाख रुपए से। ये हो गया वो सिनेरियो जहां पे आपका पूरा पैसा डूबता है, मतलब इस वाले पोर्शन में या फिर इस वाले पोर्शन में। बट अगर आपको कुछ पैसा रिसीव हो रहा है तो उस केस में आप क्या बोलोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है, लेट से मैंने कहा है 10%, तो आपको 1 लाख रुपए रिसीव हो रहा है, तो आप 1 लाख रुपए तो अपने बैंक में रिसीव करोगे, नो डाउट। बाकी आपका जाएगा नुकसान में, तो बैड डेट अकाउंट भी डेबिट। कितने का? 9 लाख रुपए का। नुकसान कितने का हो रहा है यहां पे अब? 9 लाख रुपए का। और 2 कस्टमर पर्सनल अकाउंट जो है वो आपका कितने से क्रेडिट होगा, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए से। कस्टमर पर्सनल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए से। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी कंपाउंड एंट्री। मतलब 2 चीजें डेबिट होगी, जितना पैसा रिसीव हो गया बैंक अकाउंट में, जितना डूब गया बैड डेट, और कस्टमर का तो आपने पूरा का पूरा एडजस्ट कर ही देना है 10 लाख रुपए, क्योंकि अब आगे तो कोई उम्मीद है नहीं। ठीक है। तो दिस इज द एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट्स। पूरा पैसा डूबेगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। और अगर कुछ अधूरा डूब रहा है, कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, तो जितना रिसीव हो रहा है उतना बैंक में आ जाएगा, जो बच गया वो आपका बैड डेट में चला जाएगा, डिफरेंस अमाउंट। और बाकी आपका कस्टमर का अकाउंट तो पूरा पूरा आपको जीरो करना ही है, जितने का भी डेटर था वो सारे का सारा क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है। तो दिस इज द ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं बैड डेट अकाउंट, जो कि इतने सारे फॉर्म में हो सकता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, बैड डेट अच्छे समझ में आ गया।
चलिए जी, अब कुछ और बचे हुए ट्रांजैक्शन जिसको हम स्पेशल एंट्री कह रहे हैं। जैसे कि पहला आता है बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब कि सर सन 2023 में ना हमने मान लिया था कि ये हमारा पैसा लेके भाग गया, बट हमें तो लगा वो बड़ा नेक मानुस है, मतलब कि वो पैसा जो लेके भागा था हमने उसको खूब गालियां दी और अल्टीमेटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने बैड डेट की एंट्री डाल दी। लेकिन वो बड़ा खुददार आदमी निकला, उसने 5 साल के बाद वापस आया सन 2029 में, उसने कहा भाई साहब मैं किसी के पैसे लेके नहीं भागता, वो तो कुछ इमरजेंसी आ गई थी, कुछ सिचुएशन आ गई थी, आपको बताना मैं भूल गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया था, या एनी रीजन कुछ भी हो सकता है, और मैं इस वजह से आपको पैसे नहीं चुका पाया और मेरे को कहीं यहां से जाना पड़ा, मैं आपसे मिल नहीं पाया, बट मैं भागा नहीं था, मैं आपका पाई चुकाएगा और मैं आ गया हूं, मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अब ऐसा व्यक्ति अगर कुछ आगे भविष्य में आता है और आपको आपके पैसे लौटा देता है तो आप उसको क्या बोलते हो कि ये तो भैया बैड डेट रिकवर हो गया, जो हमने बैड डेट पीछे किया था वो आपका रिकवर हो गया, आपको पैसा वापस मिल गया। अब जब पैसा मिलेगा तो आप क्या बोलोगे, अगर आपको कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट का डेबिट करोगे, अगर आपको बैंक में मिल रहा है तो आप बैंक अकाउंट का डेबिट करोगे, ये तो सिंपल है। 2, अब ये बैड डेट रिकवर्ड आपका फायदा है नुकसान है, या आप बोलोगे राम से मिल रहा है तो राम को लिख देते हैं, मतलब कि जब आपको पैसा मिलता है राम से तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये आप एंट्री करते हो। ये एंट्री हम क्यों करते हैं, क्योंकि राम से हमें पैसे लेने होते हैं और हमारा कहीं ना कहीं राम जो है वो डेबिट में बैलेंस उसका पड़ा होता है, मतलब कि राम को हमने कोई सेल किया होगा तो हमने एंट्री की होगी क्या, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमने एंट्री की होगी। अब इसी के अगेंस्ट, ये हमने सपोज एंट्री की थी 1 लाख रुपए की, इसके अगेंस्ट वो मुझे पैसे दे रहा होता है, इसलिए मैं राम अकाउंट को क्रेडिट करता हूं। बट यहां पे मैं राम अकाउंट को पहले ही क्रेडिट कर चुका हूं, कब, जब मैंने बैड डेट की एंट्री डाली थी। क्या एंट्री डाली थी मैंने, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, मतलब राम का बैलेंस जो 1 लाख रुपए का था उसको तो मैं जीरो पहले ही कर चुका जब मैंने बैड डेट की एंट्री की। अब अगर तब मैंने जीरो कर दिया था तो आज जब मुझे राम पैसे देगा तो मैं राम अकाउंट लिख पाऊंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। आज जब ये राम मुझे पैसे देगा तो क्या राम का कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो मुझे राम से रिकवर करना है, नहीं। क्यों, क्योंकि जब हमने बैड डेट की एंट्री की तभी हमने राम के बैलेंस को क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था, ये मानते हुए कि ये पैसा हमारा नहीं आएगा। तो इसलिए जब आपको ये आज पैसा मिल रहा है तो आप बड़े खुशी से कूदने लगोगे, आप कहोगे भाई साहब इनकम है ये हमारे लिए, ये हमारा कोई लेनदार वाला पैसा नहीं था, हम तो माने बैठे थे कि पैसा नहीं आएगा, बट अगर आ गया तो आपका एक प्रकार का ये इनकम, एक प्रकार का ये गेन है, एक प्रकार की आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। तो उसको आप उसी के नाम से लिखोगे, किस नाम से लिखोगे, उसको आप लिखोगे टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, जितना भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है। अब जो डूबा था उसको हमने नुकसान मान के डेबिट कर दिया था बैड डेट अकाउंट में, जब वो पैसा डूबा हुआ हमें वापस मिलेगा तो हम उसको बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट के नाम से उसको इनकम में लेके चले जाएंगे, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम नाम नहीं लिख रहे। नाम हम तब लिखते हैं जब इसका कोई बैलेंस खड़ा हो, हमने कोई सेल किया हो, बट इसके बैलेंस को हम जीरो कर चुके थे, कब, जब हमने बैड डेट की एंट्री की थी। आज के टाइम में इसका बैलेंस कोई स्टैंडिंग नहीं है, इसलिए हम टू राम या टू कोई भी व्यक्ति का नाम यहां पे नहीं लिख पाएंगे। हमें राम से पैसा मिलेगा तब भी हम लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। मुझे शाम से पैसा मिलेगा तब भी मैं ये एंट्री करूंगा टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, मतलब किस व्यक्ति से पैसा मिल रहा है वो यहां पे इममटेरियल है, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई हिसाब मैंने रखा ही नहीं है। आज की डेट में उस व्यक्ति का हिसाब मैं जीरो कर चुका था, कब, जब मैंने बैड डेट किया था। ठीक है, आई होप मैंने गुड इनफ इसको रिपीट कर दिया, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें जनरली लोग गलती यही करते हैं कि वो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कर देंगे, शाम अकाउंट कर देंगे, जिस व्यक्ति से पैसा मिला उसको कर देंगे। ये नॉर्मल पैसा नहीं रिसीव हो रहा है। नॉर्मल पैसा जब रिसीव होता है तो उस पैसे से उस व्यक्ति से कुछ पैसा लेना होता है, इसलिए हम उस आदमी को क्रेडिट करते हैं, बट यहां पे उस व्यक्ति का हिसाब हम जीरो कर चुके हैं पहले, इसलिए हमें उसको अलग से क्रेडिट करने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम एक अलग इनकम में लेके जाते हैं जिसका नाम है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है सर, अगला आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर ये तो आप सिखा चुके हो, बिल्कुल सर ये मैं सिखा चुका हूं, इसको मैं दोबारा से रिपीट हल्का सा कर दे रहा हूं। ऑल्दो ये बात मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं, जब मैंने आपको एक्सपेंस की एंट्री बताई थी तभी मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों मैंने साथ साथ में आपको बता दिया था, तो इसलिए मुझे इसको दोबारा से आई डोंट थिंक सो बताने की आवश्यकता है, बट हमारी स्पेशल एंट्री में एक काउंट होता है, इसलिए हम इसको यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और उसके बाद एक प्रीपेड एक्सपेंस और था, वो दोनों चीजें हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। सर क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर हमने क्या देखा था कि किसी भी एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है। एक्सपेंस की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सपोज रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, टू अगर हमने कैश में दिया तो कैश, बैंक में दिया होगा तो बैंक, फिलहाल हम मान रहे हैं कैश अकाउंट। ठीक है सर, अब अगर ये खर्चा था जो हमें देना था और हमने नहीं दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल सही बात।
अगर कोई एक्सपेंस था, वो एक्सपेंस हमने पे कर दिया होता तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता, बट ये वो एक्सपेंस है जो कि मुझे पे करना था, मैंने पे नहीं किया। तो खर्चा तो है, खर्चा तो कहीं नहीं गया, खर्चा तो हुआ है, बस पैसे आपने खर्च नहीं किए। आपका जो कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था वो कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, आपके ऊपर एक उधार चढ़ गया। उस उधार को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। तो बस एंट्री में इतना ही फर्क है कि किसी भी खर्चे की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर आपने कैश दिया ही नहीं तो कैश को क्रेडिट कैसे कर दोगे? अब अगर पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है, आपको पैसा भविष्य में देना पड़ेगा, और उस लाइबिलिटी का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। जो भी एक्सपेंस होगा आप वो एक्सपेंस यहाँ पे लिखोगे। तो सिंपल सी एंट्री, कोई खास मगजमारी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट था हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी हमने सीख लिया था। इसमें भी सेम एग्जांपल कि अगर हमने कोई खर्चा पे किया था तो खर्चा जब हमने पे किया था तो हमने क्या एंट्री की थी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, अब ये पैसा तो जा रहा है, प्रीपेड मतलब क्या हुआ? हमने ज्यादा पे कर दिया। हमने मार्च तक का पे करना था, इस साल का पे करना था, हमने अगले 2-4 महीने की और पेमेंट कर दी। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी? तो कैश तो गया, आज के डेट में पैसा तो चला गया, बट ये क्या ये आपका आज का खर्चा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस एक्सपेंस को आप एक्सपेंस नहीं बोलोगे, इसको आप क्या नाम दोगे? इसको आप नाम दोगे प्रीपेड एक्सपेंस का। इसको आप क्या नाम दोगे? प्रीपेड एक्सपेंस को। तो आप क्या बोलोगे? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपका एक्सपेंस नहीं है। आउटस्टैंडिंग वाले केस में आपका एक्सपेंस था क्योंकि इसी पीरियड का खर्चा है, बट आपने पैसे नहीं दिए। इस केस में तो आपका इस पीरियड का खर्चा ही नहीं है। तो जितना भी खर्चा आपके आगे के पीरियड का है उस सबको आप क्या बोलोगे? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जब हमने ये वाली चीज सीखी थी तो मैंने थोड़ा सा आपको और इसके अंदर कॉम्प्लिकेट किया था और आपको थोड़ा सा और वास्ट अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की थी, जहां मैंने ये कहा था कि सपोज 3 महीने का खर्चा अगर प्रीपेड है तो 3 महीने की ये एंट्री होगी, लेकिन 12 महीने का जो खर्चा इसी साल का है उसकी एंट्री तो नॉर्मल होगी। क्या एंट्री होगी उसकी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर गलती से आपने 15 महीने की एंट्री कर दी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। कितने महीने का? 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। ये क्या चीज है? ये मैं बहुत डिटेल में पीछे बता चुका हूं, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज आपको करा रहा हूं कि कोई भी खर्चा हम पे करते हैं तो खर्चे की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने ज्यादा खर्चा पे कर दिया है, अगले सालों का भी खर्चा पे कर दिया है, आगे वाले पीरियड का भी खर्चा पे कर दिया है, तो वो आपका इस पीरियड का एक्सपेंस नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। तो उतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर आपने गलती से 15 महीने का खर्चा है और उसकी एंट्री कर दी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये तो गलत हो गया। इसके अंदर कितना होना चाहिए? सिर्फ 12 महीने होना चाहिए। तो आपको 3 महीने इसमें से निकालने पड़ेंगे, तो उतना एक्सपेंस आप क्रेडिट कर दोगे और उतने एक्सपेंस को कहां लेके चले जाओगे? प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर। कितने महीने का? 3 महीने का। जब 3 महीने आप इसमें से निकाल दोगे तो इसके अंदर कितना बच जाएगा? ऑटोमेटिकली 12 महीने का खर्चा बच जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट मैंने थोड़ा सा फास्ट कवर कराया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन पीछे किया हुआ है। तो जहां पे हमने डिस्कशन किया है, अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार जाके आप उसको समझ लें, उसको सुन लें, आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। चलिए सर, अगला आता है डेप्रीशिएशन। सर इसका क्या होता है? डेप्रीशिएशन होता क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि डेप्रीशिएशन होता क्या है। ऑल्दो आप देखेंगे कि आपके सिलेबस के अंदर एक पूरा का पूरा चैप्टर है डेप्रीशिएशन का, जिसके अंदर आप इसकी पूरी थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सीखोगे, समझोगे और अटेम्प्ट करोगे अपने एग्जाम के अंदर। बट फिलहाल के तौर पर अगर हम बात करें तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है कि जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, या ऐसा बोलूं कि जितने भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, इन फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम होती है। इन फिक्स एसेट्स की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है? कम होती है। और जो इसकी वैल्यू कम होती है उस नुकसान को हम क्या बोलते हैं? उस नुकसान को हम बोलते हैं क्या? डेप्रीशिएशन। मतलब कि आप आज एक कार खरीद के लाए और आपका ये कार जो है वो 1 साल के बाद, सपोज आज आप एक कार लेके आए हो 20 लाख रुपए की, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या 20 लाख रहेगी? बिल्कुल नहीं सर, 20 लाख नहीं रहेगी। इसकी वैल्यू सपोज 15 लाख हो जाएगी 1 साल के बाद। तो ये जो 5 लाख रुपए इसके वैल्यू में गिरावट आई, इसको हम क्या नाम देते हैं? ये एक प्रकार का आपका फायदा है कि नुकसान है? आपकी कार 20 लाख की थी, 1 साल के बाद 15 लाख की हो गई, तो बताओ जी फायदा हो गया, मजा आ गया कि नहीं? नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। तो ये जो नुकसान है 5 लाख रुपए का, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम डेप्रीशिएशन का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? डेप्रीशिएशन का नाम देते हैं। मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाए तो उस गिरावट को हम एक नुकसान समझते हैं, और उस नुकसान का नाम क्या है? उस नुकसान का नाम है डेप्रीशिएशन। अब ये गिरावट किन किन कारणों की वजह से आती है, आपको ये भी एक एडिशनल बात यहां पे पता होनी चाहिए। तो फिक्स एसेट की गिरावट जो होती है ना, वो होती है वॉवेल्स की वजह से। क्या सर, ये क्या कहा आपने? फिक्स एसेट की जो वैल्यू में गिरावट होती है वो होती है वॉवेल्स की वजह से। और वॉवेल्स क्या होता है? वो होता है आपका ए, ई, आई, ओ,
यू, AEIOU। आई को मैंने बाहर कर दिया क्योंकि आई तो मैं हूं, तो मैंने अपने आप को यहां पे कर दिया बाहर। मैंने कहा भैया अपने आप को हटाओ और 4 बातें बताओ, ये AEIOU क्या है। तो आई को मैंने कर दिया बाहर, तो मतलब AEOU क्या है। तो ए की फुल फॉर्म होती है आपका एक्सीडेंट। ए की फुल फॉर्म क्या है? एक्सीडेंट। ई की फुल फॉर्म क्या है सर? ई की फुल फॉर्म है आपकी इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम। ओ की फुल फॉर्म क्या है सर? ओ की फुल फॉर्म है ऑब्सोलेंस। और यू की फुल फॉर्म क्या है? यू की फुल फॉर्म है आपकी यूसेज। मतलब सर ये हुआ क्या? अब एसेट की गिरावट आने के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कि आपकी एसेट का एक्सीडेंट हो जाए। आप कार लेके गए थे, कार आपकी अगले दिन ही ठुक गई, अगले दिन ही ठुक जाएगी तो अगले दिन ही उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 1 साल का इंतजार नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी, आप कोई मशीन लेके आए थे, मशीन फूक गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। आपके कुछ उसके अंदर हैवी रन कर दिया, उसको हैवी तरीके से आपने उसको चला दिया, ज्यादा प्रोडक्शन कर ली, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करी जो कि आपका एक्सीडेंटल नेचर का है, तो उस केस में जो आपकी एसेट की वैल्यू है वो तुरंत गिर जाएगी, उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट। दूसरा है फ्लक्स ऑफ टाइम। फ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है? आप एक मशीनरी लेके आए, आपने उसको फैक्ट्री में लगाया और उसको चलाया ही नहीं, उस मशीन को आपने चलाया ही नहीं, लेकिन 1 साल बीत गया, तो क्या उसकी वैल्यू घटेगी? नहीं घटेगी। आप तो कहोगे साहब हमने तो चलाया ही नहीं, तो नहीं की नहीं है, बट तब भी उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। इसको बोलते हैं समय का बीतना। अगर समय बीतेगा तो आपका जो भी एसेट है वो पुराना होगा, और पुराना होते ही उसकी एसेट की वैल्यू कम होने लगेगी, चाहे आप उसको यूज करो चाहे ना करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? चेंज इन फैशन। इसका मतलब क्या है? चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन ट्रेड। मतलब कि इस टाइप के जब बदलाव आते हैं तब जो पुरानी एसेट होती है उसकी वैल्यू घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने आईफोन लिया, आईफोन 13 की वैल्यू आज बहुत ज्यादा है, जैसे आईफोन 14 आएगा पुराने वाले की वैल्यू ड्रास्टिकली गिरेगी। और अगर आपने कभी आईफोन 11 लिया होगा 1 लाख रुपए का, तो ऑब्वियसली बात है आज के टाइम पे आपको वो 25-30 हजार में मिल जाएगा। मतलब कि कोई भी ऐसा एसेट जो कि नई टेक्नोलॉजी के आने के वजह से उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई, तो उसको भी आपका बोलते हो, ये भी एक प्रकार का नुकसान है जिसको आप डेप्रिसिएशन का नाम देते हो। फैशन बदल गया, जिस तरीके की चीज मार्केट में चलती थी वो तरीके की चीज आप मार्केट में नहीं चलती, तो पुरानी वाली चीज जो आपके घर पे रखी है, आपकी मशीनरी है, आपकी कोई फैक्ट्री में लगी हुई मशीन है, वो रहेगी तो वहीं पे, आपको उसको यूज तो करना ही पड़ेगा। या अगर आप उसको बेचने जाओगे तो आपकी वो कम वैल्यू में बिकेगी, तो जो उसमें भी आपकी वैल्यू में गिरावट आई, जो आपका नुकसान हुआ, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और लास्ट होता है आपका यूजेज, विच इज वेरी नॉर्मल, जिसको बोलते हो वियर एंड टियर। कि आप भैया किसी भी चीज को यूज करोगे तो उसकी वैल्यू घटेगी घटेगी, समय बीतेगा वैल्यू घटेगी घटेगी, और उस चीज को आप बोलते हो यूजेज, और ये भी आपका एक कारण होता है डेप्रिसिएशन का। तो ये तो मैंने आपको इतने सारे कारण बता दिए, जो कि आपका एक थ्योरेटिकल एरिया था, जो कि हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जो हम ये लगा रहे हैं जिस भी कारण की वजह से, अल्टीमेटली है क्या? आपका नुकसान। तो नुकसान का आपको पता है कि जितने भी नुकसान होते हैं वो सारे के सारे होते हैं डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? तो जिस एसेट की वैल्यू कम हो रही है, आपको पता है एसेट की जो वैल्यू होती है वो होती है डेबिट के अंदर। मतलब कि एसेट बढ़ता कहां है? डेबिट में। तो एसेट घटेगा कहां? क्रेडिट में। एसेट घटेगा कहां? क्रेडिट में। और यहां पे एसेट घट रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन तभी लगता है जब एसेट की वैल्यू कम होती है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। अब फिक्स एसेट्स का मतलब क्या हो गया? कि अगर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अगर बिल्डिंग पे है तो टू बिल्डिंग अकाउंट। अगर ऑफिस इक्विपमेंट पे है तो टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। कोई भी एसेट हो उसका आपको यहां पे नाम लिखना रहेगा। बीइंग, नरेशन क्या होगी? बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, ठीक है, ऑन जो भी एसेट है। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, व्हाटएवर इट इज, ये आपकी सिंपल सी नरेशन बन जाएगी। तो ये आपकी एक स्पेशल एंट्री थी। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये क्या है सर? तो हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा था ना, तो वहां पे हमने इस एंट्री को देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है। तो हमने देखा था क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोप्राइटर है उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल। बिल्कुल सही। और जो वो कैपिटल है उस पे वो जब इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब कि जितना भी उसने पैसा दिया उस पे वो कहता है कि भाई साहब ब्याज दो। ऐसा नहीं है, जब तुम कह रहे हो सेपरेट लीगल एंटिटी है, राम अलग है और राम प्राइवेट लिमिटेड अलग है, तो उस केस में भैया जो मैंने कैपिटल लगाया है ना उसका मेरे को क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। ठीक है साहब।
अब ये आपका बिजनेस, ये आपका प्रोप्राइटर, इस प्रोप्राइटर ने इस बिजनेस में पैसा लगाया 1 लाख रुपए। इसने कहा कि भैया मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना 1 लाख रुपए से, अगर मैं इसको बैंक में रखता तो मुझे 5% का ब्याज मिलता, तो मैंने यहां लगाया है तो मुझे यहां से भी ब्याज चाहिए। तो इस केस में जब ये इसको ब्याज देगा तो कितना ब्याज देगा, लेट्स से हम कहते हैं 5% का ब्याज देगा, तो वो कितना आएगा आपका 5,000 रुपीज। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो बताओ ये 5,000 का आपका खर्चा है या फायदा है, ये 5,000 रुपये आपका फायदा है या नुकसान है, तो ये आपका नुकसान है। आपने एक तरीके से पैसा उधार लिया, बाहर वालों से लेते हो तो उसको ब्याज देते हो, आपकी ये इंटरनल लायबिलिटी तो आपको इसको ब्याज देना पड़ रहा है, तो जो ये ब्याज देना पड़ रहा है ये आपका एक प्रकार का एक्सपेंस है। अब इस एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, तो आपको पता है सारे एक्सपेंस आपको डेबिट करने होते हैं, तो आप बोलोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब इसकी अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश है बैंक लिखो, पर जनरली ऐसा होता है कि ये बोलता है कि भाई साहब ऐसा है ना, मैंने तुम्हें कैपिटल दे रखा है 1 लाख रुपए, तो मैं इतना चिंदी इंसान नहीं हूं कि तुम मुझे 5,000 रुपए दो, तुम ऐसा करो मेरे कैपिटल में ही जोड़ दो। ऐसा करो जो मेरा 1 लाख का कैपिटल है वो अब कितने का हो जाएगा, 1,05,000 रुपए का हो जाएगा। मान लेना कि मैंने 5,000 रुपए तुम्हारे पास ही छोड़ दिया, इससे भी मैं बिजनेस ही करूंगा, मैंने बिजनेस में ही लगा दिया वो 5,000 रुपए, ठीक है। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब कैपिटल आपका क्रेडिट का बैलेंस होता है और वो बैलेंस आपका बढ़ रहा है कितने से, जितना इंटरेस्ट है, जितना इंटरेस्ट है उतना से ये बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यही आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कैपिटल में ले जाके जोड़ देते थे, ऐड कर देते थे। वही हम यहां कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, इसको डेबिट कर दिया और अल्टीमेटली आपका इंक्रीज क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट कितने से, वही जो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको देना था उतने अमाउंट से, ठीक है। अगर एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन में कभी लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे किया है तभी आप कैश या बैंक यूज करोगे, अदरवाइज कभी भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पेमेंट नहीं करते हैं, उसके कैपिटल में ही उसको एडजस्ट कर देते हैं, उसी में उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है सर। अब बिजनेस वाले बड़े शाणे, बिजनेस का मैनेजर जाग गया, उसने कहा अच्छा भाई साहब तुमने जब पैसा दिया था तब तुम्हें ब्याज चाहिए था, अब तुमने जब यहां से ड्रॉइंग करी, लेट से ड्रॉइंग करी तुमने 50,000 रुपए की, तो इसके ऊपर भी तुमको ब्याज देना पड़ेगा। लाख रुपए तुमने दिया था, तुमने ब्याज लिया था ना बेटा, तो अब जब तुम इस पे पैसा हमारे बिजनेस से लेके जा रहे हो ना, तो इसके ऊपर भी तुमको ब्याज देना पड़ेगा। लेट से एज्यूम कर लेते हैं वही सेम 5%, ठीक है। अब ये ब्याज जो है इस प्रोप्राइटर से मिलेगा, इस प्रोप्राइटर से मिलेगा, तो मिलेगा तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फायदा या नुकसान, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इनकम है, ये क्या है, एक प्रकार का इनकम है। अब जब बिजनेस को ये इनकम मिलेगा तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, तो जो ये इनकम मिल रहा है तो आपको पता है कि क्रेडिट करते हैं हम सारे इनकम को, तो आप क्रेडिट कर दोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट एक इनकम का अकाउंट है, ये आपका क्रेडिट हो गया। अब डेबिट क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसके ऊपर लग रहा है, ड्रॉइंग के ऊपर लग रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसके ऊपर लग रहा है, ड्रॉइंग्स के ऊपर लग रहा है। तो इसको जरा समझो, इसको आप ड्रॉइंग्स को यहां पे डेबिट करते हो, अब इसको जरा समझो, आप चाहो तो इसको आप कैपिटल अकाउंट भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि कैपिटल में डेबिट होना इसका मतलब क्या है, कैपिटल से माइनस होना, और ड्राइंग में डेबिट होना मतलब ड्राइंग में जुड़ गया, और अल्टीमेटली ड्राइंग भी माइनस कहां से होता है, कैपिटल से ही माइनस होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है वो हम उससे अलग से कैश में नहीं लेते, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में दे नहीं रहे हैं, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम कैश में लेते नहीं है। हम क्या बोलते हैं कि भैया इसको हम तेरे कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। अब कैपिटल से एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि लेट से इस पे इंटरेस्ट आया आपका 2,500 रुपए, तो आपने क्या बोला कि तेरी जो ड्राइंग थी ना भाई साहब, उसको हम 50,000 नहीं समझ रहे हैं, उसको हम कितना समझ रहे हैं, उसमें हमने 2,500 जोड़ दिया और तुम्हारी जो ड्राइंग थी वो कितनी हो गई, 52,500 रुपए, 52,500, 52,500। मतलब क्या हुआ इसका कि जब इसने ये 50,000 की ड्राइंग करी होगी तब बताओ इसकी हमने एंट्री क्या की होगी। जब इसने 50,000 की ड्राइंग की होगी तब हमने एंट्री क्या की, हमने एंट्री किया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, लेट से कितना 50,000 रुपीज। तो हमने ड्राइंग में कितना डेबिट किया, 50,000 रुपए। इसका मतलब क्या अल्टीमेटली कि उसके कैपिटल से 50,000 रुपए कम हो जाएगा। ड्राइंग में डेबिट का मतलब क्या है कि उसके कैपिटल से हम 50,000 रुपए माइनस कर देंगे, किसके नाम से, ड्राइंग के नाम से। वैसे ही अब हम कह रहे हैं कि भैया 50,000 से काम नहीं चलेगा, हम 2,500 रुपए तुम्हारे ड्राइंग में और जोड़ रहे हैं। 2,500 ड्राइंग में जोड़ने का मतलब क्या है कि हम 2,500 रुपए कैपिटल से और माइनस करेंगे, ड्राइंग भी माइनस करेंगे और उसके ऊपर का ब्याज भी माइनस करेंगे। पर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती है तो हम इसलिए कैपिटल अकाउंट लिखना पसंद करते हैं, और जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तब हम ड्राइंग अकाउंट लिखना पसंद करते हैं। अल्टीमेटली इंपैक्ट सेम है, सारी बातें घुसेगी कहां जाके, कैपिटल अकाउंट में ही जाके एडजस्ट होगी।
फाइनल नॉक ऑफ जाके वहीं पे होता है हमारा, ठीक है। बट जब हम ड्राइंग लिख रहे हैं तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ ड्राइंग लिखना पसंद करते हैं, और जब हम कैपिटल लिखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ हम कैपिटल लिखना पसंद करते हैं। अब जो लास्ट हमारे पास स्पेशल एंट्री आती है वो आती है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। जब हम कोई खर्चा करते हैं किसी भी एसेट के ऊपर, तो उस खर्चे को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कब हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं और कब हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो आपको ध्यान होगा जब हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था थ्योरेटिकल पार्ट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उस टाइम पे हमने इसकी थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, थोड़ा बहुत इस पे हमने चर्चा कर रखी है ऑलरेडी। अगर आपने उसको सुना हुआ है, समझा हुआ है, तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा आसान लगेगा। अदरवाइज भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। ऑल्दो थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड हो गया है लेक्चर, बट स्टिल हम इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये भी एक उनमें से एक पॉइंट है जो पॉइंट जनरली दिक्कत देता है और जिसमें हम जनरली ज्यादा गलतियां कर दिया करते हैं। क्या है सर ये कॉन्सेप्ट? तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझें। हाँ जी, इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझेंगे कि अगर कोई एसेट है हमारे पास, तो उस एसेट के अंदर क्या होता है कि एक एसेट है। अब जब तक हमारा वो एसेट शुरू हुआ उसकी लाइफ, और जब तक वो रेडी टू यूज तक नहीं आया, रेडी टू यूज तक, रेडी टू यूज का मतलब क्या है कि सपोज आप अगर कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, तो मशीनरी आपने ऑर्डर किया किसी से। अब वो मशीनरी की वैल्यू थी 10 लाख रुपए। अब जब 10 लाख रुपए की आपने मशीनरी का ऑर्डर किया होगा, तो ये सपोज ए के पास से चला, मिस्टर ए ने इसको बेचना था, मिस्टर ए ने इसको कहा कि 10 लाख रुपए की इसकी वैल्यू है और ये बी तक पहुंचना है। अब ए ने इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए बताई, ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी की कॉस्ट है, ठीक है सर। अब जब मशीनरी की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, ये जब आगे आया तो इसको यहां पे क्या पे करना पड़ा, इसको यहां पे कार्टेज पे करना पड़ा। क्या पे करना पड़ा? कार्टेज पे करना पड़ा। साथ ही में इस मशीनरी को जब किसी ट्रक पे या ट्रेन में या जहां कहीं भी लोड किया गया, तो लोड करते वक्त यहां पे मजदूर रखे गए कई सारे, और उसके लिए वेजेस पे करना पड़ा। लेट से ये वेजेस आपको पे करना पड़ा 5,000 रुपए, कार्टेज आपको पे करना पड़ा 15,000 रुपए। इसके बाद जब ये मशीन आपकी यहां पहुंच गई, बी के पास पहुंच गई, तो इस मशीन को आपको इंस्टॉल करवाना पड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मशीन आपने रखा और चलना शुरू हो जाएगी। उसके एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था, और उस इंस्टॉलेशन के लिए भी आपको खर्च करना पड़ा लेट से 1 लाख रुपए। इसको आपने यहां पे लोड से अनलोड करवाया, अनलोड कराने के बाद आपकी जो भी रिस्पेक्टिव प्लेस थी वहां पे आपने उसको इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के लिए आपको खर्च करना पड़ा 1 लाख रुपए। क्या ये 10 लाख की मशीन आप यूज कर सकते थे बिना इस वेजेस और बिना इस कार्टेज और बिना इंस्टॉलेशन के? नहीं। मतलब कि ये जो मशीनरी आप परचेज कर रहे हो वो आप यूज में तब ला पाओगे जब ये इंस्टॉल हो जाएगी, आपके यूज करने के योग्य हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रेडी टू यूज हो जाएगा। मतलब कि अल्टीमेटली कोई भी एसेट जब तक वो यूज करने योग्य नहीं है, तब तक का जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा क्या माना जाता है? उस मशीनरी का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब बताओ तुमने जो मशीनरी खरीदी है, लग तो बहुत बढ़िया रही है, कितने की पड़ी? एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज हम ऐसी बात करते हैं कि हम बोलते हैं मशीन कितने की पड़ी, तो आप क्या बोलते हो? 10 लाख की पड़ी? नहीं, आप कहते हो भाई साहब 10 लाख की तो ये पड़ी थी, 15 और 5 20,000 रुपए इसको लाने में लग गए, 1 लाख रुपए इंस्टॉल में लग गया, तो मशीन तो हमें भैया 11,20,000 की पड़ी है। ऐसी बात करते हैं। आप जब अपने घर के लिए कोई फ्रिज खरीदते हो लेट से, तो फ्रिज आपका है 10,000 रुपए का, आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो 10,000 रुपए का है, बट आपको इसको लाके इंस्टॉल कराने में 2,000 रुपए लग जाते हैं। तो जब आपसे कोई आके पूछता है, आपकी फ्रिज की तारीफ करता है और कहता है कि ये फ्रिज बहुत अच्छा है, बताओ आपको कितने का पड़ा, तो आप उसको ये नहीं कहते हो कि 10,000 का पड़ा, आप उसको कहते हो कितने का पड़ा? 12,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि रेडी टू यूज कब हुआ? जब उस पर आपने 12,000 रुपए खर्च किए, उससे पहले वो यूज करने के योग्य नहीं था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हम कहते हैं कि कोई भी एसेट का एक्सपेंडिचर कब तक उसमें जुड़ेगा? जब तक वो यूज करने के योग्य नहीं हो जाता। तो मशीनरी के केस में जब तक वो मशीन हम यूज करने योग्य नहीं हो जाएगा, उसके पहले के जितने भी खर्चे करेंगे वो सारा का सारा क्या होगा? उसी मशीनरी में ऐड होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अब ये मशीन हमारी चल गई, अब मशीन को हम यूज कर रहे हैं, और यूज करते करते इसके अंदर कुछ रिपेयर वगैरह करानी पड़ती है, कभी कुछ मरम्मत करानी पड़ती है, छोटी मोटी कुछ ग्रीसिंग वगैरह करानी पड़ती है। तो उस टाइप की जो रिपेयर या मशीनरी में कुछ भी मरम्मत होगी, वो सारी मरम्मत आपकी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उसकी आपकी जो एंट्री होती है वो क्या होती है? वो होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा कहां जुड़ रहा है? मशीनरी अकाउंट में, टू कैश अकाउंट। सपोज 10 लाख रुपए, तो उसकी एंट्री भी क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
5,000 की जो ये लोडिंग का खर्चा है, वेजेस का खर्चा है, इसकी एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप ये नहीं बोलोगे कि ये वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, आप उसको वेजेस का खर्चा नहीं मानोगे। इस कार्टेज को आप कार्टेज का खर्चा नहीं मानोगे, इसको भी आप क्या बोलोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलेशन वाले को आप इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस नहीं मानोगे, उसको भी क्या बोलोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कि टिल देन, जब तक वो यूज में नहीं आता, आप चाहो तो इन सबको जोड़ के एक एंट्री भी कर सकते हो, नहीं तो आप 4 एंट्री भी करोगे तो चारों एंट्री में आपकी एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर आपने कोई फर्दर को रिपेयर कराया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उस केस में आप खर्चा लिखोगे, जो भी आपका खर्चा है, जैसे कि रिपेयर है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद आपने कोई वेजेस वगैरह पे किए हैं चुटपुट, तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब जो भी आप खर्चा करोगे वो खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, जो सिंपल किसी भी एक्सपेंस की एंट्री होती है कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और टू कैश अकाउंट। बट उससे पहले तक, जब तक उस रेडी टू यूज की फॉर्म में था, तब तक वो उसी एसेट में कैपिटलाइज होगा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह से देखा जाएगा और उसी एसेट में उसको ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हो गया मशीनरी का एग्जांपल। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें बिल्डिंग का, तो लेट्स से आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है, अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके कंस्ट्रक्शन के दौरान जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे कहां जाएंगे? वो सारे के सारे आपके बिल्डिंग में ही जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी उसकी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कि आप बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी आप खर्चे कर रहे हो, किसी मजदूर को आप पेमेंट कर रहे हो, कुछ मटेरियल परचेज कर रहे हो, टिल दी कंस्ट्रक्शन, जब तक वो बिल्डिंग आपके यूज करने योग्य नहीं हो जाता, जितने भी खर्चे होंगे टिल दी पीरियड, जब तक वो यूजेज में आपका नहीं आ रहा है, तब तक के सारे खर्चे आपके क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उस किस में ऐड होंगे? उस एसेट के अंदर, बिल्डिंग अकाउंट के अंदर। उसके बाद एक बार आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई, उसके बाद आप कुछ के अंदर मरम्मत कराते हो, कुछ पेंटिंग कराते हो, कुछ पेंट वगैरह कराते हो, कुछ रिपेयर वगैरह कराते हो, कुछ आपने मजदूरों से कुछ काम कराया, कुछ सफाई वगैरह करवाई, तो वो सारी चीजें आपकी एक्सपेंस के नाम से आएंगी और वो सारे एक्सपेंस डेबिट होके क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमें ये समझ में आ रहा है यहां पे कि जब तक कोई भी एसेट, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई और XYZ एसेट हो, जब तक वो एसेट तैयार नहीं हो जाती है, तब तक के जितने खर्चे होते हैं वो उसी एसेट में जाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे मशीनरी हो। क्यों? क्योंकि उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो वो एसेट को हम यूज ही नहीं कर सकते थे। तो जब तक हमारा वो एसेट ही नहीं बना, फर्दर खर्चे की बात ही कहां से आएगी? तो टिल देन हम उसको यूज करने योग्य हो जाए, तब तक के सारे खर्चे हम उसी एसेट्स में जोड़ते चलते हैं। एक बार एसेट को हम यूज करने लग गए, उसके बाद उसके अंदर कोई मरम्मत, कोई रिपेयर कराई जा रही है, तो वो सारी चीजें कहां आएंगी? आपके एक्सपेंस के अंदर, जिस भी नेचर का एक्सपेंस होगा, चाहे वो वेजेस हो, चाहे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वो नॉर्मली आपका एक्सपेंस में चार्ज होगा। अब एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट यहां पे क्या आता है? हां जी, तो एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट यहां पे आपके पास क्या आता है कि अगर कोई एसेट है, ठीक है, अब यहां तो बात हो गई नए एसेट की, कि भैया न्यू एसेट के केस में आपको क्या रूल पता लगा कि जो भी आपके पास एसेट होगा, उस न्यू एसेट के केस में क्या रूल है कि न्यू एसेट है, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाए, चाहे वो आपका बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीनरी हो, तब तक का सारा खर्चा आपका कहां जाएगा? उस एसेट अकाउंट में। उस एसेट अकाउंट को आप डेबिट करोगे, टू कैश करोगे। एक बार एसेट तैयार हो गया, उसके बाद का जो भी खर्चा होगा, वो जो भी एक्सपेंस होगा, वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश होगा। ठीक है, ये कब हो गया? ये न्यू एसेट का आपका रूल समझ में आया। अब मैं कहता हूं कि अगर कोई एसेट ऐसा है जो कि नया नहीं है, एसेट आपका पुराना है, अब इस ओल्ड एसेट में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको करना पड़े एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कब होगा ऐसा? कि आपका अगर एक एसेट है, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक मशीनरी है, उस मशीनरी का आपने, जो वो मशीन है, वो मशीन आपको आउटपुट देती है 1 लाख यूनिट बना के। ठीक है, अब मार्केट में ऐसी ऐसी मशीनरी आ गई है ना जो 5 लाख यूनिट भी बना देती है, बट आपका मशीन 5 साल पुराना है, आप उससे 1 लाख यूनिट बना पाते हो। अब इस केस में आपने क्या किया? आपने कहा इस पुराने मशीन को ना अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड कैसे किया आपने? आपने कहा इसके अंदर कुछ एक पार्ट्स वगैरह चेंज कर देते हैं ताकि ये भी 5 लाख यूनिट बनाने लग जाए, या 5 लाख ना सही 1 लाख के बदले 2 लाख यूनिट बनाने लग जाए। तो आपने इसके कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज करवाए। मतलब कि जब आपने उसके अंदर कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जिससे उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी थी, ओरिजिनल उसकी स्पेसिफिकेशन थी, जब वो नया हुआ करता था, उससे भी वो अच्छा हो गया, तो उस केस में अगर आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया है, तो उस केस में आपकी उसकी एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी भी इनहेंस हो जाए, तो उस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम कहां लेके जाते हैं? एसेट में कैपिटलाइज करते हैं, मतलब उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है जी।
अगर इस मशीनरी की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की थी, बट क्योंकि ये पुरानी हो गई है और इसलिए ये सिर्फ 90,000 यूनिट बनाती है, तो आपने कहा यार इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, इसको सर्विस कराना पड़ेगा, सर्विस करा देंगे तो वापस से ये 1 लाख यूनिट बनाने लग जाएगी। तो आपने इसमें कुछ रिपेयर कराया, उस केस में जब आप रिपेयर कराओगे तो उस केस में आपका ये रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगा। मतलब सर इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अगर पुराने एसेट को आप ठीक ठाक कराते हो और ठीक ठाक कराने में वो आप उसको उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी तक लेके आते हो, ओरिजिनल कैपेसिटी समझें कि जो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी थी आप वहां तक उसको रिपेयर करा रहे हो, तब तो वो रिपेयर माना जाएगा, क्योंकि आप उसकी कैपेसिटी को इनहेंस नहीं कर रहे। मतलब कि एक एसेट जो कि नए में जैसा था उसको आप वैसा रखने में मदद कर रहे हो। एक एसेट जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की थी, क्योंकि पुराना हो गया इसलिए कम हो गया, आपने सर्विस नहीं कराई इसलिए कम हो गया, आपने उसके अंदर मरम्मत करी, सर्विसिंग कराई ताकि वो दोबारा से 1 लाख यूनिट बना सके। तो इस टाइप की मरम्मत वगैरह उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी रिटेन करने के लिए है, इनहेंस करने के लिए नहीं है। तो अगर आप ओरिजिनल कैपेसिटी रिटेन करने के लिए कुछ पैसे खर्च कर रहे हो तो वो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही है, ठीक है। बट अगर आप उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी को इनहेंस कर रहे हो, इनहेंस कैसे? जो कि हमने एग्जांपल लिया कि 1 लाख की प्रोडक्शन आपके कुछ पार्ट्स चेंज कराने देने से वो 2 लाख की प्रोडक्शन करने लगेगी, तो आप रिटेन नहीं कर रहे हो, आप रिपेयर नहीं करा रहे हो, आप उसके अंदर कुछ मेजर मॉडिफिकेशन कर रहे हो, और इस टाइप की मॉडिफिकेशन आपके एसेट अकाउंट के नाम से जानी जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो ये माना जाता है कि आपने एक नया एसेट उसके अंदर रिप्लेस किया, एक तरीके से उस एसेट के कुछ पार्ट्स ऐसे चेंज किए ताकि वो नए एसेट के रूप में काम कर सके, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर। अगर न्यू एसेट है तो बहुत ही सिंपल है, आप इजीली समझ जाओगे कि क्या आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है, मतलब किसको आपको एसेट अकाउंट में लेके जाना है, और कौन सा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, मतलब किसको आपको एक्सपेंस अकाउंट में लेके जाना है। बट जहां पे बात आती है ओल्ड एसेट्स की, तो वहां पे आपको थोड़ी और क्रिटिकली गहराई में जाके समझना पड़ेगा कि क्या उस एक्सपेंस से हम उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी को रिटेन कर रहे हैं या उसको इनहेंस कर रहे हैं। अगर उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी को हम बढ़ाने के लिए कुछ रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग है 2 फ्लोर की थी, आपने उसमें 1 फ्लोर और बनाया, तो बताओ रिटेन कर रहे हो या इनहेंस कर रहे हो? इनहेंस कर रहे हो तो वो बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। बट अगर आपने उसी 2 फ्लोर के अंदर कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया, कहीं पे आपका प्लास्टर हट गया तो प्लास्टर करवा दिया आपने, कहीं पे पेंट करा दिया आपने, तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। बट 2 फ्लोर से आपने 1 कमरा और बना दिया, तो उस केस में वो इनहेंसमेंट हो गई। आपके पास कोई व्हीकल थी, व्हीकल के अंदर आपके पास सपोज एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था जो कि किसी बेसिक से मॉडल का था, उसके अंदर आपने उसको हटा के उसके अंदर BMW का म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया, तो ये इनहेंसमेंट है। तो इस टाइप की कोई भी इनहेंसमेंट करोगे जिससे कैपेसिटी इनहेंस हो रही है। आपके पास एक बाइक थी, आपने उस बाइक को मुन्ना भाई वाली बाइक बना दी, आपने साइड में एक और सीट ऐड करा जिससे कि मुन्ना भाई की तरह आप सर्किट की तरह वहां पे किसी को बिठाते हो और लेके घूमने चले जाते हो। तो ये क्या है? ये इनहेंसमेंट है, उसकी कैपेसिटी इनहेंस हो रही है। उस बाइक पे पहले 2 लोग बैठ सकते थे, अब क्योंकि वो आपने ऐड करा दिया, अब उसमें 4 लोग बैठ पाते हैं। तो किसी भी सेंस में आपको सिर्फ इस टर्म, ये की टर्म पे ध्यान देना है कि अगर ओरिजिनल कैपेसिटी रिटेन कर रहे हैं कि ताकि वो नए जैसा काम करें, तो वहां तक का जो खर्चा है वो सारा आपका रिपेयर एंड एक्सपेंडिचर आएगा, मतलब वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस या जो भी नाम से आपने वो खर्चा किया उस नाम से उसको बुक करना है। बट अगर कोई खर्चा आपने ऐसा किया जिससे कि उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो इनहेंस हो रही है, वो नए से भी बेहतर काम करेगा, तो उस टाइप के खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, और वो आपके जो भी पर्टिकुलर एसेट है उस एसेट के अंदर बुक किए जाएंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या जो भी कुछ वहां पे सिनेरियो है, ठीक है। तो दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्पेशल एंट्री, जिसमें कि हमने अलग से इंफेसाइज किया है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि इस पे आपको बहुत सवाल देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के दौरान भी और एग्जाम में भी। पता नहीं क्यों, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही से समझ नहीं आएगा तो आप इसमें गलती करने के चांसेस रखते हो। आपको कहाँ एसेट करना है और कहाँ आपको एक्सपेंस वर्ड यूज करना है, कहाँ पे आपको एक्सपेंस अकाउंट, कहाँ पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है और कहाँ पे आपको एसेट अकाउंट बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है। बट आई डोंट थिंक सो आपको इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद कोई कंफ्यूजन बची होगी। बट स्टिल अगर कुछ बचता है तो आप मुझसे वो अलग से क्लैरिफाई कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू कमेंट सेक्शन, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे रैप अप कर सकते हैं।